नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। आप जैसा कि जानते ही हैं, इस समय काफी वैकेंसीज आ रही हैं और आने वाली हैं। सरकार ने बहुत सारे अध्याचन मांगे हैं। अध्याचन के साथ साथ आपको जब अध्याचन पहुंचेंगे तभी आपको नई वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। अभी पेट का एग्जाम हो चुका है और पेट का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित होने वाला है। रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद ही आपको लेखपाल का विज्ञापन देखने को मिल सकता है और भी बहुत से यूपी ट्रिपल एस सी से आपको बहुत सारे जो है विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसकी परीक्षा की डेट लगभग 2 नवंबर घोषित की है। तो अब बहुत ज़्यादा 2 नवंबर में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो तैयारी करनी है तो उसके लिए एक तैयारी तैयारी अगर करनी है तो उसके लिए एक आपको पूरा योजना बनानी पड़ेगी। हमें कौन सा सब्जेक्ट कितने समय तक पढ़ना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको ऐसा नहीं कोई आपको सिखाएगा, ये तो आपको खुद में अपने आप को सीखना पड़ेगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। लोग आपको यूट्यूब पे या बहुत से वैसे भी ज्ञान देने वाले मिल जाते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाई करिए, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाई करिए। देखिए, पढ़ाई करना आपको कोई सिखा नहीं सकता है। इसके लिए आपको मेहनत अपनी ही करनी होगी। आपको बस जहां से भी आप चाहें सहायता ले सकते हैं। बाकी सोचना आपको है, आपका जिसमें वीक पॉइंट है उसे आप ज्यादा टाइम दीजिए, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसमें कम टाइम देके भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली, लगभग 22,000 पदों पर विज्ञापन आपको हो सकता है इसी मंथ लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। और मेरी बात जो है लगभग 99% सही बैठेगी। इस मंथ के लास्ट तक आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में 22,000 कांस्टेबल के लिए 22,000 पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने घोषणा कर दी है कि टेट की परीक्षा 29 और 30 जनवरी को आयोजित होगी। तो उसका विज्ञापन आपको अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए चुनावी साल है 2026, इसमें आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो लगातार अब जो है एक्टिव मोड में आ गया है। और टीजीटी पीजीटी जो पुरानी 2023 के फॉर्म पड़े हुए हैं, 22 के फॉर्म पड़े हुए हैं, उनकी वैकेंसियां जो उनके परीक्षाएं जो हैं वो कराने जा रहा है। इसके अलावा नई पदों पर भी भर्ती आने वाली है और टेट सी टेट तो हो ही रहा है। उसके साथ ही 2026 लास्ट तक आपको सुपर टेट भी देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम हिंदी। हम चूंकि आपको देखिए केवल हम अभी आपकी हिंदी की क्लास लेके आए हैं और टेट के लिए हम संस्कृत की भी क्लास लेके आएंगे। हम बात करें हिंदी, तो हिंदी देखिए बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं बहुत सरल सब्जेक्ट है सरल सब्जेक्ट, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। छोटे छोटे सवाल जब हम तैयारी अगर सही से नहीं करते हैं तो छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं, वो एक एक दो दो नंबर आपको प्रतियोगिता में पीछे लिए जाते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए एक आपको योजना बनानी है कि हिंदी का आपको मान लिया आप पर डे आधा घंटा देना चाह रहे हैं, तो आधे घंटे में आपको क्या तैयारी करनी, कैसे तैयारी करनी, ये सब आपको सोचना है। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे। लेकिन हिंदी को इतना हल्के में भी लेना ठीक नहीं है। हिंदी आप पढ़ते रहिए और बहुत मतलब जो है डीपली नहीं जाने की जरूरत है। क्वेश्चंस ऐसे हालांकि सब इंस्पेक्टर वगैरह में क्वेश्चन थोड़े डीप आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी। हिंदी देखिए आपकी पैट में भी आती है, इसके अलावा आपकी लेखपाल में हिंदी आएगी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा है उसमें भी आएगी, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है उसमें भी आएगी। इसके अलावा यूपी पैड से अब जो भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे सब में हिंदी तो आनी ही आनी है। उत्तर प्रदेश में हिंदी कंपलसरी है और वो आएगी। टेट में आपकी 30 नंबर की आती ही है और 40 क्वेश्चन आपके एसआई में आएंगे हिंदी से।
तो हम बात करते हैं हिंदी। अब हिंदी की बात अगर हम करें तो हिंदी देखिए सबसे पहले बात है, कोई भी देखिए भाषा सीखने के लिए, कोई भी भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत क्या किसकी होती है? उस भाषा की वर्णमाला की। ठीक है, तो वर्णमाला से पहले जरा कुछ चीजें हैं, कुछ बिंदु हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, हालांकि ये बहुत सरल है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कुछ लोग या कुछ किताबों में लिखा होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, कुछ किताबों में लिखा होता है ध्वनि है। तो वर्ण या ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण या ध्वनि? इन पे अगर हम बात करें तो हमारी सबसे छोटी इकाई निकल के आती है ध्वनि। ठीक है, कोई भी जैसे, अब जैसे ये लिखा है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर समझ गए इंच, यहाँ आपका लिखा है हिंदी में, यहाँ आपका लिखा है अंग्रेजी में, लेकिन ये इंच ये भी इंच, ध्वनि दोनों की समान निकल रही है। इनके संकेत भले ही अलग हैं लेकिन इनकी ध्वनि समान है। तो ध्वनि आपकी क्या होती है? जो हमारी आवाज निकलती है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो उसकी ध्वनि ही निकलती है, उसके बाद उसे हम संकेत संकेत दे देते हैं। जैसे आ ध्वनि निकली और इसे हमने संकेत दे दिया, ये बन गया वर्ण। जब तक इसे हमने लिखित रूप में नहीं लिखा ये ध्वनि थी, और जब हमने इसे लिखित रूप में लिख दिया ये हो गया वर्ण। तो सबसे पहले ध्वनि निकलती है, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको, क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर ध्वनि नहीं दिया है तो अब आपका एक मजबूरी पड़ जाती है, आपको लगाना पड़ेगा वर्ण। ठीक है, तो वो तो आपको वर्ण लगाना है, लेकिन अब ऑप्शन आपको अगर ध्वनि मिल रहा है फिर आप वर्ण लगा के आ रहे हैं तो वो आपको गलत हो जाएगा। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। देखिए, अब किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके संकेतों का, उसके वर्णमाला की आवश्यकता होती है। संकेत क्या है उसके? हर भाषा के अपने अलग संकेत होते हैं, इसी और उन्हीं संकेतों को मिलाकर एक वर्णमाला का निर्माण कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की, तो स्वर आपके पता है आपको कि स्वर जो है वो 11 होते हैं। ये आपका आ ई ई उ ऊ री ए ऐ उ औ, ये आपके 11 जो हैं वो स्वर हैं। अब 11 स्वर हैं, आ आ ई ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। ठीक है, 11 स्वर हैं। कुछ किताबों में आपको मिलते हैं 13 स्वर, लेकिन स्वर 11 ही है हिंदी में। कुछ किताबों में 13 मिलते हैं, उसमें ये जो आता है आपका अंग और आहा, इसे भी स्वर मान लिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में स्वर नहीं है। इसे हम बोलते हैं अनुस्वार, और ये हमारा होता है विसर्ग। और इनका कार्य है स्वरों के ऊपर या स्वरों के आगे ही लगना। इन्हें हम बोलते हैं अयोग बहा। अयोग बहा आपके देखिए, अब ये अनुस्वार, इसका ये प्रतीक चिन्ह आता है, इस विसर्ग का ये आता है। यहाँ आपका आपे लगा रखा है। ठीक है, ये आपे लग सकता है, आपे लग सकता है, ई, यानी जितने ये स्वर हैं इन सब पे ये अनुस्वार लगेगा, इन सब पर ही विसर्ग लगेगा, व्यंजनों पर ये नहीं लगते हैं। अब देखिए जैसे ये लिखा है अतः, तो आप कहेंगे कि ये ता पे लगा है, ये ता पे नहीं है, इस ता में भी आ है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता, इसलिए हर व्यंजन में स्वर रहता है। ठीक है, तो ये आप इतना समझ गए होंगे, ये दोनों है अयोगवाह, और ये स्वरों के ऊपर ही प्रयोग होते हैं। तो अब हम बात करते हैं
जैसे हमारा ये है अ, ई, उ, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये आपके हो गए। ठीक है, अब इनमें भी हम स्वरों की कैटेगरी अगर हम स्वरों को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मात्रा के आधार पर करें, मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर आपके स्वर हो जाएंगे एक मात्रिक, त्रिमात्रिक। इसका एक मात्रिक को हम ह्रस्व कह सकते हैं, इसे हम दीर्घ कह सकते हैं, कहते हैं, और इसे हम प्लुत कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के आपके स्वर हैं मात्रा के आधार पर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ठीक है, ह्रस्व जिसके बोलने में बहुत कम समय लगे, पलक झपकने के बराबर समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे एक मात्रिक कहते हैं क्योंकि छंद शास्त्र में इस पर एक मात्रा लगाई जाती है, दीर्घ पर दो मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, तो, तो एक मात्रिक है, एक मात्रिक का मतलब एक ही मात्रा इसकी होगी। तो देखिए जैसे ये है अ, ई, उ, री, ये आपके हो गए ह्रस्व स्वर। दूसरा है आपका द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर, तो इसमें आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये आ जाएंगे। ये आपके हो गए दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब आते हैं प्लुत स्वर। देखिए दीर्घ स्वर, इसकी परिभाषा पे अगर हम जाएं तो परिभाषा का मतलब ये हो गया, जो आप कुछ भी अपने हिसाब, परिभाषा का मतलब होता है आपको बात समझ में आना चाहिए, उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर देना। जैसे दीर्घ है तो जिसके बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगे, क्योंकि द्विमात्रिक है तो इससे दुगना ही लगेगा, दुगना समय लगे, वह आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे इसे बोलेंगे हम अ, तो इसे बोलेंगे आ, इसे बोलेंगे ई, तो इसे बोलेंगे ई, इसे बोलेंगे उ, तो इसे बोलेंगे उ। ठीक है, इस तरह से आपका ह्रस्व और दीर्घ होगा, यानी एक मात्रिक, द्विमात्रिक। आप बात करते हैं प्लुत की, तो प्लुत का उपयोग हिंदी में रहा ही नहीं है अब। ठीक है, तो हालांकि पढ़ते अब चूंकि आ जाता, आ भी सकता है, हालांकि आता नहीं है, आ भी सकता है, तो उस तरह से हम इसका, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लुत का मतलब होता है जिसके बोलने में, उच्चारण में ह्रस्व से त्रिमात्रिक है तो तीन गुना समय लगे, वही आपका प्लुत होता है। जैसे ये लिखा है, ये लिखा तो देखा ही होगा आपने। ठीक है, इसे लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। इस इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये तीन बना है हिंदी का, हिंदी का तीन बना है, तो इसका मतलब यह है ओ को हम तीन गुना अधिक खींचेंगे, तीन गुना अधिक, मतलब ओम, इस तरह से। ठीक है, तो इसे इसे मतलब जो है, अब ये प्लुत जो है, अगर हम किसी भी, जैसे हम आ के आगे अगर तीन लगा दें, ठीक है, हम ई के आगे तीन लगा दें, तो कोई भी स्वर जो है जिसके आगे हम तीन लिख दें उस वो प्लुत बन जाता है। और उसका अर्थ यही होता है कि इस स्वर को हम इतना खींचे कि ह्रस्व से तीन गुना समय लगे। तो ये आपका मात्रा के आधार पर आपके स्वर हो गए एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ठीक है, तो ये आपके अब देखिए स्वरों के प्रकार हो गए। अब अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देख लें, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर, मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल का मतलब जो जड़ है, आ, ई, उ और री, ये चार, यानी जो चार आपके ह्रस्व थे,
जो ह्रस्व स्वर थे इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर थे वही आपके मूल स्वर रहेंगे। दूसरे आप क्या जाएंगे? संधि स्वर। ठीक है, तो संधि स्वर जो दीर्घ स्वर हैं वो आपके संधि स्वर रहते हैं। अब संधि स्वर का मतलब जिनका संधि बन के बनते हैं, जैसे आ मिलके आपका हो जाता है आ। ठीक है, ई और ई मिलके बन जाती है आपकी ई। ऊ और ऊ मिलके बन जाता है आपका ऊ। तो ये आपके जो हो गए वो हो गए संधि स्वर। इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इसके समान वाले हो गए जिन्हें हम कह सकते हैं कि इसमें समान समान यानी सम सम आपके आ मिलके आ बना, ई मिलके ई बनी, ऊ मिलके ऊ बना। अब आ प्लस ई बराबर बन जाएगा ए, और आ प्लस ए बराबर बनेगा ऐ। ठीक है, इसी तरह आ प्लस ऊ बनेगा ओ, और आ प्लस ओ बनेगा औ। तो ये आपके जो हो गए वो दीर्घ स्वर हो गए सारे के सारे। इन्हें ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ये संधि स्वर हैं। अब ये जो चारों हैं ये, इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त का मतलब जो स्वर, देखिए संयुक्त स्वर भी होता है, संयुक्त व्यंजन भी होता है। तो जो दो विभिन्न प्रकार के स्वरों से बने मिलके उसे हम संयुक्त स्वर कहेंगे, और जो अलग अलग दो व्यंजनों से मिलके बने उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो इन चार को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो ये आपके हो गए संयुक्त संयुक्त स्वर, और ये संधि स्वर के ही अंतर्गत आते हैं। तो संधि स्वर में देखिए ये आपके हो गए आ मिलके आ बन गया, ई मिलके बन गई ई, ऊ मिलके बन गया ओ, आ ई ए बन गया। ठीक है, आ ए मिला देंगे तो बन जाएगा आए, आ ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, आ और ओ मिलाएंगे तो बन जाएगा औ। तो ये आपके इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो इतना मैं समझता हूँ, इतना समझ में आ गया होगा आपके। चलिए इसे हम मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। हम स्वर तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ चीजें और स्वरों से संबंधित बताते हैं आपको। सदैव दीर्घ रहने वाले स्वर। तो देखिए इसमें सदैव दीर्घ रहने वाले स्वर आपके ए ओ औ। ठीक है, ये आपके सदैव ही दीर्घ रहेंगे। हिंदी में ये जो है इनकी, हिंदी में क्या संस्कृत में क्या, इनकी गिनती जो है वो आपकी ह्रस्व स्वर में नहीं की जाती है, सदैव दीर्घ ही रहेंगे। अच्छा, दीर्घ और ह्रस्व दोनों रहने वाले कौन से हैं? आपका देखिए आ ई ओ। ठीक है, ये आपका देखिए ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है। आ भी आपका ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, ई ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है। ठीक है, अब हिंदी में बात करें तो सदैव ह्रस्व स्वर, ये आपका हो जाएगा री। क्योंकि अब देखिए संस्कृत में अगर हम जाएंगे तो संस्कृत में तो इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक ह्रस्व एक दीर्घ। लेकिन वास्तविकता में हिंदी में आपका री केवल एक ही बचा है, वो है आपका ह्रस्व। ठीक है, तो ये सदैव ह्रस्व रहने वाला हो गया। तो ये चीजें आप ये भी ध्यान रखना। जैसे मान लिया अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, निम्न में सदैव दीर्घ रहने वाला
स्वर है। ठीक है, ऐसे आ सकता है। ऑप्शन आ, ए, ई और ओ। अगर इस तरह से आएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनमें दीर्घ स्वर सारे ही हैं। अब सदैव दीर्घ रहने वाला ये है, ठीक है। या अगर उन्होंने पूछा निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, खाली यही पूछ लिया दीर्घ स्वर है, तो अगर चारों ऑप्शन दिए तो इसे आप क्वेश्चन को गलत नहीं मानेंगे, बल्कि ये वाला दीर्घ स्वर है इसी को माने। दीर्घ स्वर होता है, इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। निम्न में ह्रस्व स्वर होता है, इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन वास्तविकता ये थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो स्वर आपके हो गए पूरे। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की। तो अब देखिए, स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वही स्वर होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं व्यंजन। व्यंजन, ठीक है। स्वर की अगर हम परिभाषा कहें, हालांकि पहले बतानी चाहिए थी, कोई बात नहीं, अब बता देता हूं। स्वर की अगर हम परिभाषा कहें तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से निर्बाध रूप से निकले, बिना किसी स्पर्श के निकले, बिना किसी बाधा के निकले, उसे हम कहते हैं स्वर। यानी जिनकी जिन्हें बोलने में हमें किसी की सहायता न लेनी पड़े, वो होते हैं स्वर। और जिनके बोलने में वायु किसी न किसी, प्राण वायु जो अंदर से निकलती है, वो किसी न किसी अंग को स्पर्श करे, शरीर के आंतरिक अंगों को स्पर्श करती हुई निकले, वो आपके होते हैं व्यंजन। और ये भी क्या, इसकी दूसरी तरह कह सकते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो होते हैं व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन में देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे का वर्ग। तो का वर्ग में आपका देखिए, का आ की ध्वनि सब में मिली हुई है। खा, गा, घा, गा। फिर आएगा आपका चा वर्ग। ध्यान से देखना, आसान है याद करना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। चा, छा, जा, झा, या। फिर आएगा आपका टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर आएगा आपका ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना। फिर आएगा आपका पा वर्ग। ये सारे आपके वर्ग हैं। पा, फा, बा, भा, मा। अभी इन्हीं पे चर्चा कर लेते हैं, इन्हीं पे बात कर लेते हैं, आगे बाद में बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए, आपके हिंदी में वर्गों की संख्या, हिंदी में कुल वर्ग आपके होते हैं 5, और एक वर्ग में वर्णों की संख्या, वर्ण, वो आपके होते हैं 5, ठीक है। और इन्हीं को हम बोल देंगे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, तो इनकी संख्या हो जाएगी आपकी 25, ठीक है। ये 25 हैं। इन्हीं वर्गीय व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इन वर्गीय व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो ये आपका वर्गीय व्यंजन कह लो, इन्हें स्पर्श व्यंजन कह लो, ठीक है। क्योंकि ये व्यंजन जो है बिना किसी स्पर्श की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। यानी शरीर, मतलब जो आंतरिक अंग हैं, कंठ हो गया आपका, तालु हो गया, जो मुख के किसी न किसी भाग को, मुख के आंतरिक किसी न किसी भाग को वो स्पर्श करते ही करते हैं, ठीक है। तो कंठ हो गया, तालु हो गया, इन्हें स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये वर्गीय व्यंजन हो गए या स्पर्शीय व्यंजन। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं और टोटल इनकी संख्या होती है 25। तो आपसे अगर संख्या भी पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं। या स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो का से लेकर माँ तक के व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन कौन से कहलाते हैं, तो का से लेकर माँ तक के आपके वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। क्वेश्चन कैसे भी पूछ लें, स्पर्श व्यंजन, या उन्होंने पूछ लिया निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन ये इतने देर इनमें से एक दे देंगे और बाकी उठा के और दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए का से लेकर माँ तक के आपके कौन से कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके स्पर्श व्यंजन, ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। अब हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन देखिए, अंतःस्थ का मतलब अंदर स्थित, हालांकि वो देखिए संस्कृत से मतलब जो है अंतःस्थ नाम लिया गया है, यहाँ अंदर स्थित नहीं है। ठीक है, संस्कृत की जो वर्णमाला है माहेश्वर सूत्र जिसे कहते हैं हम, उसमें आपका ये अंतःस्थ व्यंजन स्वरों के जस्ट बाद और व्यंजन से जस्ट पहले, यानी स्वर और व्यंजन के मध्य में रखे गए हैं, इसीलिए इन्हें अंतःस्थ कहा गया है वहां। ठीक है, तो या, र, ल, व, ये आपके हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में आपका आ जाएगा सा, सा, सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन, तीनों सा और हा ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। फिर आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था संयुक्त स्वर भी होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, आपका हो गया ये छा, जो मिलके बनता है का और सा से। ठीक है, फिर हो गया ये आपका त्रा, जो बनता है आपका ता और रा से। आपका हो गया ज्या, जो बनता है आपका जा और या से। और आपका एक ये भी होता है श्रा, जो बनता है आपका शा और रा से। ठीक है, ये चार आपके व्यंजन जो हैं, हालांकि पहले तीन ही का छात्रा ज्ञा ही कहते थे, ज्या ही कहते थे, अब बात करते हैं ये चार, इसमें श्रा भी शामिल हो गया है। तो ये देखिए त्रा और श्रा कंफर्म हो जाता है कि इसमें दोनों की आवाजें सेम निकलती हैं। ठीक है, तो तारा त्रा शारा श्रा, ठीक है, पता होता है। दिक्कत यहाँ पे आती है अगर इसमें से पूछते हैं, आप इसी में से पूछते हैं कि निम्न में कौन मतलब जो है छा किससे बना है, ज्या किससे बना है। ये छा का और शा से बनता है, ज्या जा और यहाँ से बनता है। ठीक है, तो इसे ज्ञा भी बोलते हैं कुछ लोग, वैसे ज्या है, ये भी छा बोलते हैं लेकिन छा है नहीं, है शा। कश, कश करके ये आएगा, इसका उच्चारण सही से हो नहीं पाता है, इसीलिए इसे छा बोल देते हैं। तो अब जैसे कक्षा है तो कक्षा कह देते हैं हम, कक्षा अलग है और कक्षा अलग है, कक्षा, कक्षा। ठीक है, तो उसमें ये वाला छा बनता है। तो अब ये जो है आपके होगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजनों में आपका का और शा से मिलके बनता है आपका शा, तार और आ से मिलके बनता है त्रा, जा यहाँ से मिलता है जा और शा और आ से मिलता है बनके श्रा। अब दो व्यंजन और बचे हैं जिन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त। तो उत्क्षिप्त में आपका अड़ा और ड़ा। ठीक है, उत्क्षिप्त का मतलब होता है जीवा का एकदम ऊपर, उत का मतलब उठना, क्षिप का मतलब गिरना। ठीक है, तो यानी ऊपर उठकर एकदम जीवा झटके के साथ नीचे गिरे, जिन्हें बोलने में वो आपके उत्क्षिप्त कहलाते हैं, या इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कुछ भी कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, अब ये वाले जो है आपके, इन्हें ये आपके चार हैं जो वर्गों के पंचम अक्षर हैं। ठीक है, ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं, ये पांचवें हैं। ठीक है, तो ये आपके जो हैं पांचवें हैं, इन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक, अनुनासिक भी बोलते हैं क्योंकि इनके बोलने में आपको नाक से भी आवाज निकालनी पड़ती है। तो ये आपके हो गए अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, तो अब आपका व्यंजन भी लगभग पूरा हो गया।
इसके बाद इसकी वर्णमाला से संबंधित कुछ चीजें जैसे हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक क्लास काफी लंबी हो जाएगी अगर सारे सब कुछ, अभी इनके उच्चारण स्थान बचे हैं, इनकी प्राणवायु के आधार पर इनका जो है वर्गीकरण बचा है, और भी मतलब इसमें से कुछ विशेष चीजें बची हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। आज फिलहाल जो है आप देख लीजिए इन्हें, जैसे हमने कहा था वर्ग आपके 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 आपके एक उसमें व्यंजन है वर्ग में, ठीक है। टोटल स्पर्श व्यंजन 25 हो जाते हैं इस तरह से। 4 आपके होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, 4 आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन, 4 ही आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। बात करते हैं हम, जैसे ये हम आपको बता ही चुके हैं, तो क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, ठीक है, या है। निम्न में ऊष्म व्यंजन नहीं है या है। एक चीज और बताना मैं भूल गया, या और वा, इन्हें हम दोनों को कहते हैं अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसमें मान लिया जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्ध स्वर व्यंजनों में से होते हैं, ये सोचते ही नहीं, वो सोचते हैं स्वरों का आधा भाग अर्ध स्वर कहलाता होगा, ऐसा नहीं है। तो ये या और हुआ, इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, आधा स्वर इन्हें क्यों कहा जाता है, उसका कारण है ई के समान या की आवाज निकलती है, ऊ के समान वा की आवाज निकलती है, इसलिए इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। और इसके साथ ही जैसे रा और ला है, तो रा और आपका ला, ये संस्कृत में तो ये भी चारों अर्धस्वर कहलाते हैं, लेकिन हिंदी में आपके ये दोनों अर्धस्वर नहीं कहलाते। हिंदी में आपका या और वाह ही अर्धस्वर कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज बताना भूल गए थे हम, बाकी आप समझ ही गए होंगे। वर्णमाला में अगर कोई भी दिक्कत है कहीं भी है तो आप कमेंट करिए। और चूंकि हम अभी नई क्लासेस अपनी शुरू कर रहे हैं, नया अपना चैनल हमने क्रिएट किया है, तो इस चैनल को आपको अगर अच्छा लगता है, सबसे लास्ट में मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पहले वीडियो देखिए, पूरी देखिए, उसके बाद अगर आपको सही लगे कि हाँ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना है तब ही करिए, नहीं लग रहा तो मत करिए, क्योंकि आपके अगर काम की वीडियो नहीं है तो आपका सब्सक्राइब करना, देखना, लाइक करना सब बेकार है। आप पहले देखिए, अगर वीडियो आपको सही लग रही है तो आप उसे लाइक करिए, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल के माध्यम से आपको टेट की और यूपी कांस्टेबल की पूरी हिंदी की और संस्कृत की टेट की क्लासेस पूरी की पूरी मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। हम अभी कोई भी पेड कोर्स नहीं लॉन्च किया है हमने। आप बस तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा आपको। कहीं भी कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, भले ही अगले दिन हम कमेंट का रिप्लाई दें, लेकिन रिप्लाई आपको मिलेगा। और बाकी आप देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू।